तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिपिड्स के हवाले से कि लिपिड भी एक ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और इनके बारे में बात करें तो ये जो है प्लांट्स एनिमल्स दोनों में मौजूद होता है। अब ये जो लिपिड की टर्म है ये पहली बार जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी वो थे बिलोर, और उन्होंने 1943 के अंदर ये टर्म पहली बार यूज़ की थी। अब ये लिपिड किन के लिए यूज़ हुई थी? ये लिपिड की टर्म उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ हुई थी जो वाटर में इनसॉल्युबल थे, यानी कि जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं थे तो कहाँ सॉल्युबल थे? ये बाकी के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो थे जैसे कि ईथर हो गया या अल्कोहल हो गया, उनमें डिज़ोल्व होने वाले कंपाउंड्स के लिए लिपिड की जो टर्म है वो बिलोर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये किन के बने होते हैं? ये भी इसी तरह से CHO के बने होते हैं जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है स्टीरिन की, एक फैट है, फैट से मुराद चर्बी। अब इसके अंदर अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो आपको कार्बन 57 नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन 110 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन 6 नज़र आ रहे हैं। यानी ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके अंदर डबल अमाउंट में एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। अब अगर लिपिड्स की टाइप्स का जिक्र करें तो पहली किस्म जिसका नाम यहाँ पर मौजूद है वो है इसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको फैट्स और ऑयल्स कहा जाता है। इन्हें कॉमनली हम ये फैट और ऑयल कह रहे हैं, प्लांट एनिमल दोनों में से मिलते हैं। अब ये किसके बने होते हैं? इसके अंदर एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लाइसरॉल, और 3 एसिडिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम फैटी एसिड कह रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल ये नज़र आ रहा है, और इस ग्लाइसरॉल के साथ में एक ये फैटी एसिड हो गया, दूसरा ये फैटी एसिड हो गया, और तीसरा ये 3 फैटी एसिड इस एक ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ेंगे। जब 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ट्राईग्लाइसराइड। और उसके अलावा इस प्रोसेस के लिए जो नाम यूज़ किया जाएगा वो एस्टरिफिकेशन होगा। एस्टरिफिकेशन के दौरान क्या होगा कि एक बॉन्ड बनेगा इस अल्कोहल और इस एसिडिक कंपाउंड के साथ में। अब अल्कोहल और इस एसिडिक कंपाउंड के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। क्योंकि ईस्टर बॉन्ड बना है तो इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा जाएगा। और ये भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है, यानी इसके अंदर भी वाटर लॉस होगा, और इसको हम दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि वाटर लॉस होगा और बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम ईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। अब अगर हम इनमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का जिक्र करें तो ग्लाइसरॉल जो है वो एक ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रोऑक्सी मतलब कि इसके पास 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हैं। उसके अलावा इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं, और हर कार्बन के पास एक OH ग्रुप मौजूद है। ट्राईहाइड्रोऑक्सी का मतलब ये है कि इसके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है जो कि इनके 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड एक एसिड है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, और हाइड्रोकार्बन्स की एक लंबी सी चेन मौजूद होती है फैटी एसिड के पास। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो R आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोकार्बन्स की एक बड़ी सी चेन होती है। अब ये जो 3 फैटी एसिड होती हैं ये कंबाइन होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ में, और ग्लाइसरॉल के साथ ये फैटी एसिड के OH ग्रुप के साथ अटैच होगी, और जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ईस्टर बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनेगा उसे ट्राईग्लाइसरॉल या ट्राईग्लाइसराइड कहा जाएगा। ये जो कंपाउंड बना है ट्राईग्लाइसराइड के, जिसको ट्राईग्लाइसरॉल कह रहे हैं, ये न्यूट्रल होता है। वैसे OH ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन इस पर OH ग्रुप जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं फैटी एसिड के साथ में, तो कोई चार्ज मौजूद नहीं रहती OH ग्रुप के ऊपर, तो इसीलिए ये कंपाउंड हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। अब इसकी 2 किस्में मौजूद हैं, एक जिसको हम सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसराइल कह रहे हैं, जिनको फैट्स कह रहे हैं। इनको सेचूरेटेड हम इसलिए कह रहे हैं, सेचूरेटेड फैटी एसिड इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में मौजूद नहीं होता। जैसे आप ये हाइड्रोकार्बन्स की एक लंबी सी चेन देख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा कार्बन कार्बन के दरमियान में। इसकी जो एग्जाम्पल है वो स्टीरिन है, और ये फैट तो ये एनिमल में पाए जाते हैं। अगर बात करें अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में, जिनको ऑयल्स कहा जा रहा है, ऑयल आमतौर पर हमें लिक्विड की फॉर्म में नज़र आते हैं, लेकिन जो फैट होते हैं वो इसके बरक्स हमें सेमी सॉलिड सूरत में नज़र आते हैं, लेकिन अगर उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाएगा तो वो भी ऑयल की तरह लिक्विड में आ जाते हैं। अगर इनकी बात करें अनसेचूरेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के दरमियान एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि 1 या 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन में मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा यही बात कि फ़िज़िकल स्टेट में स्टेबल है, और ये लिक्विड सूरत में मौजूद होते हैं आम टेम्परेचर के अंदर। ये प्लांट्स में से हासिल होते हैं। अब इसमें नाम लिखे हुए हैं जैसे लिनोलिन, ये सीड में से हासिल हो रहा है। इसाइल ग्लाइसरॉल का काम क्या है? इनका एनर्जी का काम है। काफ़ी सारी रिएक्शन में ये एनर्जी देते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, और कितनी ज़्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस अमाउंट में इनके पास एनर्जी मौजूद होती है। और ये देखा गया है कि एक इंसान के अंदर 16 किलोग्राम फैट का मौजूद होता है,
एक एवरेज इंसान के अंदर, और इसमें से ये जो है एनर्जी हासिल हो रही होती है। 144 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलो कैलोरीज एनर्जी इस फैट के ब्रेकडाउन होने से हासिल हो सकती है, जो कि 16 किलोग्राम फैट है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एक इंसान के पास मौजूद हो सकती है। अगर फास्फोलिपिड्स की बात करें तो इसके अंदर एक तो ग्लाइसरॉल मौजूद है, दो फैटी एसिड मौजूद है, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलाइन और एक फास्फेट ग्रुप मौजूद है। अब इसके बारे में बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है लिपिड का। और क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को और सेल के कई सारे स्ट्रक्चर्स को ये बना रहा होता है। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसाइल ग्लाइसरॉल के जैसा होता है, सवाए एक फ़र्क के, और वो फ़र्क ये है जैसे कि इसाइल ग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड थे, लेकिन यहाँ पर 2 फैटी एसिड है। जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह पर फास्फेट ग्रुप आ जाता है, और उस फास्फेट ग्रुप के साथ फिर आ जाता है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसको हम कोलाइन कह रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्लाइसरॉल, इसके साथ 2 फैटी एसिड की चेन मौजूद होंगी, और उसके अलावा इसके साथ एक फास्फेट जुड़ा हुआ है। फैटी एसिड 2 है, 3 नहीं है। और एक और चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस फास्फेट के साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलाइन मौजूद है। अगर हम इस फास्फोलिपिड की बात करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं, टू एंड सम जिसको कह रहे हैं। वो एक जो फैटी एसिड का बना हुआ है वो इनका नॉन पोलर पार्ट होता है। तो नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से ये वाटर को अपने से दूर करेगा, और इस पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कह रहे हैं। फास्फोलिपिड का वो पार्ट जिसको हम टेल कह रहे होते हैं, तो वो पार्ट जो कि फैटी एसिड का बना हुआ है वो हमारे लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। लेकिन जो पार्ट फास्फेट और कोलाइन का बना हुआ है, जो इनका हेड बनाता है, वो पोलर पार्ट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैक कर सकता है, और वो वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होता है। जैसे आप देखेंगे ये जो इसका टेल वाला पार्ट है जो फैटी एसिड पर कंसिस्ट कर रहा है, ये हाइड्रोफोबिक होगा। लेकिन ये जो हेड वाला पार्ट है जो फास्फेट और नाइट्रोजिनस कंपाउंड पर मुश्तमिल है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा होता है, जैसे ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, उसके अलावा ये हो गया हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन में दूसरा भी इसी तरह से इसके साथ होता है, ये हो गया इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट, और ये जो टेल आ गई ये हो गया हाइड्रोफोबिक। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन जो टेल है जो हाइड्रोफोबिक है वो एक दूसरे के साथ साथ होती हैं। तो बात करें कि ये तो सेल में मौजूद है, और सेल के जो स्ट्रक्चर्स है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, चाहे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, उन सब में ये मौजूद होते हैं। और इनका जो काम होता है वो होता है सेल की परमेबिलिटी को कंट्रोल करना, यानी कि सेल को इस काबिल बनाना कि उसमें से चीज़ें आ या जा सकती हैं। तो सेल के आना जाने का मामला ये फैटी एसिड पर डिपेंड करता है। फैटी एसिड ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो परमेबिलिटी पर भी फ़र्क आ सकता है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि सेल का इजाज़त देना। तो सेल का इजाज़त देना यानी कि ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होना। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होकर के सेल के अंदर चीज़ों को आने जाने में मदद कर रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज़ इसी फास्फोलिपिड पर डिपेंड करती हैं, और सेल मेम्ब्रेन में बड़ा हिस्सा इसी फास्फोलिपिड का होता है। अब अगर हम वैक्सीज की बात करें तो एक तो ये लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल, यानी इनके अंदर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मौजूद होगा लेकिन बड़ी कतार वाला होगा, और इसी तरह से फैटी एसिड का मॉलिक्यूल मौजूद होगा जो बड़ी कतार वाला होगा। तो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के और दूसरा अल्कोहल के बड़ी कतारों के ये बने होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से मौजूद होते हैं, तो ये जो लिपिड है प्लांट में अगर मौजूद होगा तो प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होगा, प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर मौजूद होगा। यानी प्लांट के ऊपर ये कवर बनाकर मौजूद होगा ताकि प्लांट को अंदर से कोई डैमेज ना हो। तो ये कवर उसके स्टेम पर भी हो सकता है, स्टॉक और लीफ पर भी हो सकता है। स्टॉक का मतलब होता है जो फ्लावर की डंडी होती है उसे स्टॉक कह रहे हैं। लीव्स के ऊपर भी क्यूटिकल के तौर पर ये मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा ये पेटल्स पर, फ्रूट पर, एनिमल स्किन पर, फर और फीदर्स में भी मौजूद हो सकते हैं। अब क्योंकि इसमें फैटी एसिड मौजूद है तो फैटी एसिड की वजह से ये वाटर रिपेलेंट है, यानी वाटर को दूर करती है, और वाटर को दूर करने वाले को हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कहा जाता है। और उसके अलावा ये नॉन पोलर भी है, और ये रिएक्शन भी कोई नहीं करते। आगे वही बात लिखी हुई है कि ये केमिकली इनर्ट है, यानी ये रिएक्शन नहीं करवाते, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से भी बचे रहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर पाते। अब हम बात करें वैक्सेस के बारे में कि कितनी किस्में होती हैं, तो 2 किस्में होती हैं इनकी। एक को नेचुरल कह रहे हैं और दूसरा सिंथेटिक होगा। नेचुरल की बात करें तो जो बी वैक्स है और जो क्यूटिन है जो प्लांट की क्यूटिकल में होती है, तो ये 2 हमारे पास नेचुरल वैक्सेस का नाम यहाँ पर आ रहा है। सिंथेटिक वैक्सेस की बात करें जो लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है, तो ये पेट्रोलियम से या पॉलीइथाइलिन से बनाई जाती हैं। अब इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस से ये सेल की जाती है, बेची जाती है, क्योंकि ये मशीन का लुब्रिकेंट है, यानी कि मशीन में ये ऑयल का काम कर रही है। इस वैक्स का एक बड़ा सोर्स स्पर्म वेल है। स्पर्म वेल में से भी ये वैक्स हासिल की जाती थी। अब ये एक वैक्सेस का फार्मूला यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर आप एक अल्कोहलिक कंपाउंड को देख सकते हैं, ट्राई एकोनटनॉल,
और दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ट्रेपेनॉइड्स के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, लिपिड की इंपॉर्टेंट ग्रुप है और जो कि बना होता है आइसोप्रोनॉल यूनिट का, यानी कि 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का बना होता है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं टर्पेन्स, स्टीरॉयड, कैरोटीनॉइड्स और प्रोस्टोग्लिसराइड्स हैं और ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हो सकते हैं। स्टीरॉयड के तौर पर स्टीरॉयड जो है यानी कि कोलेस्ट्रॉल के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हो सकते हैं और उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स के तौर पर ये पिगमेंट में मौजूद हो सकते हैं और टर्पेन्स के तौर पर ये मिंथॉल में मौजूद हो सकते हैं। तो ये इनकी कुछ इकसाम है। अब सबसे पहले हम टर्पेन्स का जिक्र करें तो टर्पेन्स जो होते हैं ये कुछ आइसोप्रोनॉल यूनिट के बने होते हैं और इनमें डाइटर्पेन्स और ट्राइटर्पेन्स होते हैं, यानी कि 2 आइसोप्रोनॉल यूनिट या 3 आइसोप्रोनॉल यूनिट हो सकते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, यानी कि ये जल्दी से बन सकते हैं और ये खास स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि ये खास स्मेल को प्रोड्यूस करें इसीलिए इनको परफ्यूम्स में यूज़ किया जा सकता है। अब इनकी मिसालें लिखी हुई है, मायरेसिन्स जो कि ऑयल ऑफ बे से हासिल हो रहा है, ग्रेन्यूल जो कि रोज से हासिल हो रहा है और लेमोनिन जो कि लेमन ऑयल से हासिल हो रहा है और उसके अलावा मिंथोल जो कि पेपरमिंट के ऑयल से हासिल हो रहा है। उसके अलावा इनके कुछ हिस्से विटामिन ए को बनाने में यूज़ हो सकते हैं, क्लोरोफिल को बनाने में यूज़ हो सकते हैं और उसके अलावा रबर और लेटेक्स की सिंथेसाइज में भी यूज़ हो सकते हैं। स्टीरॉयड का जिक्र करें, ये भी टर्पेनॉइड की किस्म है और ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस का बना होता है। स्टीरॉयड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग के तौर पर अरेंज होते हैं, रिंग के तौर पर भी फ्यूज रिंग के तौर पर अरेंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको जुड़ी हुई रिंग्स नज़र आ रही, 4 रिंग्स ABCD, ये 4 रिंग्स नज़र आ रही जिनके अंदर 17 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। तो ये रिंग के तौर पर जुड़े हुए नज़र आएंगे तो इसे हम कहेंगे स्टीरॉयड न्यूक्लियस। अगर हम इनकी बात करें तो इस रिंग के अंदर 3 इनमें हेक्सागोनल होते हैं, यानी 6 कोनों वाले, और इनमें एक जो है पेंटागोनल होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ये हेक्सागोनल नज़र आएंगे, लेकिन ये वाला जो है आपको पेंटागोनल 5 कोनों वाला नज़र आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा कि इनके अंदर जो रेडिकल ग्रुप अटैच होगा वो उनको जुदा रखेगा, ये जो रेडिकल ग्रुप होगा ये इन्हें बाकियों से जुदा रखेगा। अब बात करें तो इनके एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आगे चल करके बहुत सारे हार्मोन्स को बनाएगा और सारे स्टीरॉयड को बनाएगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। इनमें जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स का जिक्र करें, ये पॉलीटर्पेन यानी इसके अंदर कई सारे आइसोप्रोनॉल यूनिट मौजूद होते हैं, लॉन्ग चेन आइसोप्रोनॉल यूनिट की मौजूद होती है और इसके अंदर जो आइसोप्रोनॉल की रिंग है या तो वो एक एंड पर या दोनों टर्मिनल पर मौजूद हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपको दोनों टर्मिनल पर इसकी रिंग नज़र आ रही है। अब ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये पिगमेंट्स हैं, यानी ये कलर देने का काम करते हैं, तो इसमें से रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर हासिल हो सकता है। उसके अलावा यहीं पर नाम लिखे हुए इन पिगमेंट्स के, जैसे क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है और फाइटोक्रोम है। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं और प्लांट को कलर देने का काम कर रहे होते हैं। एक लास्ट ग्रुप का जिक्र करें जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वो लिपिड होते हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ में बनते हैं, यानी मैमल्स के टिश्यूज़ में बनते हैं और ये कहाँ बनेंगे, जहाँ पर कोई डैमेज हमारी बॉडी में हुआ होता है, टिश्यू डैमेज होता है या इन्फेक्शन होता है तो वहाँ ये बनते हैं और इनका काम जो होता है इंजरी को ठीक करना और बीमारी को ठीक करना होता है। तो ये कंट्रोल करें हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, पेन के एहसास को बढ़ा देते हैं, ब्लड फ्लो को ज़्यादा कर देते हैं और जो है ब्लड क्लॉट बनाते हैं। ब्लड क्लॉट का मतलब ये होता है कि खून को रोकने का काम करेंगे, इम्यूनिटी में इनका हिस्सा होता है और लेबर के अंदर यानी कि चाइल्ड बर्थ के अंदर भी इनका हिस्सा होता है। अब हम लोग एक टैबलेट यूज़ करते हैं जिसका नाम एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन के यूज़ करने का मकसद होता है फीवर को कम करना, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं तो ये फीवर को बढ़ाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एस्पिरिन यूज़ की जाएगी और उसके अलावा साथ साथ ये दर्द को भी कम कर देगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम दर्द को भी बढ़ाना होता है। तो अगर हम एस्पिरिन यूज़ करेंगे तो ये ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगी जो कि इनहिबिटर होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन को फिर वो बनने भी नहीं देंगे।